हेलो बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल जेड एस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे 12वीं से 15वीं शताब्दी की घटनाओं के बारे में। तो 12वीं से 15वीं शताब्दी की घटनाओं में देखेंगे हम लोग, इसमें जो है इसमें जो दिया है विषय में क्या क्या देखना है, तो ये है परिचय। और परिचय देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, कैसे दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन सहर्ष साम्राज्य तक, और उसके बाद हम देखने वाले हैं खिलजी और तुगलक के वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र में देखेंगे। उसके बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत देखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग परिचय। देखिए आप दिया है कि पहले दिल्ली में 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों की राजधानी थी। जब 12वीं शताब्दी चल रही थी, तो उस 12वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1150 या 60 के बीच की बात चल रही है। तो उस समय जो था, तोमर राजपूतों की राजधानी जो थी, तोमर जो राजपूत थे वो दिल्ली क्या थे, उनकी राजधानी थी। और चौहान जिसको कहते थे, तो अजमेर से पराजित हो गए। तोमरों और चौहानों के अधीन दिल्ली एक महत्वपूर्ण क्या था, व्यापारिक केंद्र था। जो तोमर लोग थे, तोमर वंश थे और चौहान वंश थे, तो उनके बीच के जो दिल्ली थी, उनके अधीन जो दिल्ली का हिस्सा था, वह एक क्या था, व्यापारिक केंद्र बन गया था। अब यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो जैन व्यापारी थे, तो जैन व्यापारियों ने कई मंदिर, सिक्का का निर्माण किया। तो उन्हें हम क्या कहते थे, दहीवाल कहते थे। तो सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को मिल रही है, वह मिल रही है क्या, कि दहीवाल क्या था। तो हुआ करता था, वह जैन व्यापारियों ने मंदिरों और सिक्कों का निर्माण किया, उसी को हम क्या कहते थे, दहीवाल कहते थे। अब देखिए होता क्या था कि दहीवाल, फिर पूछा सकता था कि दहीवाल जो है किसके द्वारा जो है निर्माण किया गया, तो वो है जैन व्यापारियों के द्वारा। उसके बाद होता गया है कि दिल्ली में कई शहर और इसका अपना इतिहास है। दिल्ली में कई शहर है और इन लोगों का क्या है, अपना इतिहास है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बना है सिक्के, और ये है मंदिर। सिक्के और मंदिर बनाए गए हैं किनके द्वारा, जैन व्यापारियों के द्वारा, जिन्हें जो सिक्के थे उनको दहीवाल कहा गया है, और ये मंदिर। थोड़ा हम यहाँ देखते हैं दिल्ली के शासक। दिल्ली के शासकों के बारे में देखेंगे, तो दिल्ली के जो शासक है यहाँ पे राजपूत वंश के, वो है पहला तोमर। और यहाँ पे प्रारंभिक 12वीं शताब्दी, मतलब 1165, जैसे मैंने कहा कि 1150 से लेकर के 1160 के बीच की घटनाएं होंगी, लेकिन यहाँ से दिया है 1165 के बीच की घटना। तो राजपूत वंश में आया है पहला कौन, अनगा प्लास। यह घटना कब तक है, तो 1130 से लेकर के 1145 के बीच रहे। उसके बाद चौहान,
चौहान राजपूत जो है 1165 से लेकर के 1192 के बीच, और उसके बाद जो आते हैं वह है राजपूत चौहान, और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1175 से 1192 ईस्वी तक। तो तोमर जो है प्रारंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर के 1165 ईस्वी तक, उसके बाद जो है अंगाप्लास चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो ये था दिल्ली के शासक जिसमें राजपूत राजवंश थे, तोमर, अंगाप्लास चौहान और पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रारंभिक तुर्की शासक, प्रारंभिक तुर्की शासक जिनका शासनकाल जो है रहा है कब से कब तक, तो वो रहा है 1206 से लेकर के 1290 के बीच। उसमें आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबकी लिखा गया है इसमें, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा वो 1206 से लेकर के 1210 के बीच रहा। 1206 से लेकर के 1210 के बीच रहा है। उसके बाद जो आता है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा वो 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। उसके बाद गद्दी पर बैठती है कौन, रजिया सुल्तान। दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठी है, रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 1240 ईस्वी के बीच। और उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल रहा 1266 से लेकर के 1287 के बीच रहा। तो प्रारंभ में तुर्की शासक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, ये सारे लोग जो है दिल्ली पे क्या क्या शासन किए। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल जो रहा 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। इस खिलजी वंश में शासन कौन कौन किए, तो दिल्ली पर शासन करने वाले दो लोग हैं जिसमें जलालुद्दीन खिलजी हैं, और जो 1290 से लेकर 1296 के बीच, और अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल जो रहा 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद दिल्ली के शासन पर बैठता है गद्दी पर कौन, तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है इसमें गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से लेकर के 1324 ईस्वी तक, मोहम्मद तुगलकी 1324 से लेकर 1351, फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से लेकर 1388 तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर कब तक दिया गया है, तो ये दिया गया है 1414 तक। तो खिलजी वंश में आया जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलकी और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का सैयद वंश। सैयद वंश, तो सैयद वंश से आते हैं खिज्र खान 1414 से लेकर के 1421 तक, और लोधी वंश का शासनकाल जो रहा वो रहा बहलोल लोधी, और 1451 से लेकर के 1489। मतलब लोधी वंश शासनकाल जो किया वो टोटल कितना तक किया, आपका 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। और थोड़ा सा हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, चलिए देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे फर्स्ट दिया है कि फारसी का उपयोग जो है दिल्ली सुल्तान के अधीन एक भाषा के रूप में किया जाता था। मतलब जो फारसी भाषा थी वह दिल्ली के सुल्तानों के अधीन थी, तो वह जब अधीन थी तो एक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। और हम कई ऐतिहासिक शिलालेख, सिक्के, वास्तुकला देख सकते हैं जो है फारसी में लिखी गई है। और फारसी भाषा किसके अधीन थी, तो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन थी। तारीख जिसको एक वचन, तवारीख बहुवचन, फारसी में लिखा गया। फारसी में देखें तो तारीख का मतलब होता है एक वचन, और तवारीख का मतलब होता है बहुवचन। तवारीख के लेखक विद्वान पुरुष, सचिव और प्रशासक, कवि और दरबारी थे। तवारीख के लेखक कौन थे, मतलब जो घटनाएं होती थी राजाओं महाराजाओं के साथ, सुल्तानों के साथ, तो उनके जो लेखक थे वो विद्वान पुरुष, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी थे।
वो क्या करते थे, तो जो भी शासक थे, जैसे सैयद वंश के शासक हो गए, लोधी वंश के शासक हो गए, तुर्की वंश के शासक हो गए, या चौहान वंश के शासक हो गए, राजपूत वंश के शासक हो गए, तो उन सबको क्या करते थे, ये लोग सलाह देने का काम करते थे, सजेशन के लिए रखे गए होते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिक्के दिए गए हैं, सिक्का दिया गया है, शिलालेख दिया गया है, तो कुछ इस प्रकार से जो है बनाई गई थी, जो इमारतें बनाई गई है, तो इन शिलालेखों और सिक्कों और स्मारकों की सहायता से फारसी भाषा की खोज की गई। तो मतलब जो इमारतें थे, सिक्के थे, तो इससे पता ये चलता था कि ये दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे, फारसी भाषा जो होती अधीन थी, तो कहीं न कहीं वो लोग जो जिन चीज़ों का निर्माण कराया, तो उसे फारसी भाषा में लिखे गए थे, तो इससे स्पष्ट हुआ कि यह भाषा जो थी उन्हीं के अधीन थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये दिया है तवारीखी, और तवारीखी जो है बहुवचन है, तारीख जो है एकवचन है। यहाँ पे दिया है फारसी भाषा। देखिए यहाँ पे उर्दू में जो लिखा है, ये लिखा है फारसी भाषा। क्या लिखा है? फारसी भाषा लिखा है। ये है आपका फारसी, ये देखिए इतना जो है फारसी लिखा है, और ये लिखा है जबान। क्या लिखा है? जबान। और दिल्ली के सुल्तानों में जो था, तवारीख के लेखक कौन हुआ करते थे, तो वो थे कवि, कवि हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे, और प्रशासक हुआ करते थे, जो सुल्तानों के दरबार में रहा करते थे और उनको सजेशन देने का काम करते थे। बात करें यहाँ पे हम लोग तवारीख लेखक शहरों, दिल्ली में रहते थे। तवारीख के जो लेखक थे वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहा करते थे, कोई गांव नहीं। बदले में पुरस्कार पाने के लिए सुल्तानों के लिए इतिहास लिखने के लिए प्रयोग करें। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, देखिए बहुत जो है इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, और तो ये दिया गया है कि 1236 ईस्वी में जब दिल्ली की सुल्तान जो है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी, और मिनाज प्रथम सिराज ने कहा कि वह अपने भाइयों से ज़्यादा सक्षम है। तो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका जो थी, वही क्या थी? रजिया सुल्तान थी। वो किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और कब शासन दिल्ली की शासन में बैठी? तो 1236 ईस्वी में। उसे 1240 में रईसों के रूप में सिंहासन से हटा दिया गया था, क्योंकि रईस ये चाहते थे, दिल्ली के रईस जो थे वो ये चाहते थे कि एक महिला जो है हमारे ऊपर शासन करे, ये हमें कहीं कहीं बर्दाश्त नहीं है। इसलिए रईसों ने क्या किया कि 1240 में दिल्ली के सिंहासन से रजिया सुल्तान को हटा दिया, और सिराज एक शासक के रूप में एक लड़की को सिंहासन पर पाकर खुश नहीं थे। तो उसमें क्या हुआ था कि चूँकि शासन के लिए जो है लगातार ये लोग शासन करना चाहते थे, दिल्ली की शासन कुर्सी पर बैठना चाहते थे, इसलिए लगातार जो है ये एक दूसरे को कत्लेआम करते थे। तो जब दिल्ली की सुल्तान रज़िया सुल्तान जो बैठी उनके ऊपर, तो ये जो थी वो बहुत ही बड़ी शासिका थी। ये बहुत ही इसके अंतर्गत जो था शासक करने का हुनर था, क्योंकि अगर जो बताया जाता है कि यदि ये महिला नहीं होती तो जितने भी दिल्ली की गद्दी पे जितने भी बैठे शासक, उन सब शासकों में सबसे महान होती। तो इसलिए जो है रईसों के मन मुताबिक जो थे ये काम नहीं कर रही थी, इसलिए रईसों ने सोचा कि इसको क्या करें, हम हटा दें, और इस दिल्ली के सिंहासन पर जो है किसी ऐसे व्यक्ति को बैठे जो हमारी बातों को मान सके, ठीक ना, हमारे अधीन काम कर सके। और एक यहाँ पे एक दिया है, दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान का फोटो दिया गया है यहाँ पे, और ये है मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सुल्तान है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जब सिंहासन पर बैठती है तो उनके विचार में, उनके लिए मिनहाज सिराज के मन में क्या विचार था, कैसे वो देखना चाहते थे, रजिया सुल्तान उनके नज़र में क्या थी। तो मिनहाज सिराज का सोचना ये था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके लिए स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, स्त्रियों को। ये मिनहाज सिराज जो है लिखते हैं, इनके मानसिक रूप से देखिए इनके मन में क्या किस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो ये सोचे कि जो भी स्त्रियां हैं
वह स्त्रियां पुरुषों के अधीन होनी चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वो पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ? रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित कराया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उसने रज़िया सुल्तान ने जो भी अभिलेख, जो भी सिक्का अंकित कराया तो उसमें वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। तो काकतीय वंश कहाँ शासन करता था? तो वो करता था आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, उस वंश की काकतीय वंश की रानी कौन थी? तो रुद्रमा देवी थी। 1262 से लेकर के 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने लेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। हालांकि देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। रुद्रमा से ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं एक पुरुष का नाम है, लेकिन यहाँ पर रजिया के नाम से पता चल रहा है कि यह महिला का नाम है। तो रुद्रमा देवी ने क्या किया कि जो शासन 1262 से लेकर के 1289 ईस्वी तक था, तो वह अपने आप को ऐसे समाज में प्रस्तुत की, अपने नाम को ऐसे समाज में प्रस्तुत की कि उसे ये लगता था कि यह जो नाम है वो किसी महिला का है, सॉरी पुरुषों का है। तो इसलिए जो उन्होंने शासन किया और अपना नाम जो है अभिलेखों में जो है वो पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी जो कश्मीर की रानी दिद्दा, कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी था, बड़ी बहन से निकला है और जाहिर है कि ब्रज में अपनी प्रिय रानी को उन्हें स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अब हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। गैरीसन शहर से लेकर के कहाँ तक? साम्राज्य तक। देखिए कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत ने कोई जोखिम नहीं लिया। जब 18वीं शताब्दी चल रही थी 1700 से लेकर के 1799 के बीच, तो उस समय दिल्ली की सल्तनत ने कोई जोखिम नहीं लिया, न ही जेलों में बंद शहरों से पहले गया। इसके बजाय सुल्तान ने भीतरी इलाकों को नियंत्रित किया और सुदूर बंगाल के गैरीसन शहरों और दिल्ली के सिंध को नियंत्रित करना कठिन था। तो सबसे पहले सुल्तान ने क्या किया कि जो उनके अंदर जो भीतरी इलाके थे उसको कंट्रोल में लिया और तब जाकर उन लोगों ने सोचा कि पहले हम क्या करते हैं, पहले अंदर जो है हम लोग इनर कंट्रोल करते हैं, उसके बाद जो हम आउटर कंट्रोल कर लेंगे। तो सुदूर बंगाल के गैरीसन शहरों और दिल्ली के सिंध को नियंत्रण करना क्या था? कठिन था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले भीतरी इलाकों को नियंत्रण करना शुरू किया। यहाँ पे किसी के माध्यम से बताया गया कि ये देखिए ये जो हिस्सा दिया गया है ये है आपका आंतरिक इलाके और ये है गैरीसन शहर। तो इधर जो है गैरीसन शहर में कंट्रोल करना क्या था? मुश्किल था। इसलिए उन लोगों ने क्या कहा, आंतरिक इलाकों को कंट्रोल किया। खराब मौसम और युद्ध विद्रोह के कारण वह संवाद नहीं कर पा रहा था। मंगोल द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने और सुल्तान की दुर्बलता के समय सुल्तानों के विद्रोह करने वाले राज्यपालों से दिल्ली की सत्ता को खतरा था। मंगोल जो थे ये क्या थे? क्रूर शासक थे। तो मंगोल द्वारा जो था अफगानिस्तान पर आक्रमण करने, मंगोल क्या करते थे? अफगानिस्तान पर आक्रमण करते और सुल्तान की दुर्बलता, सुल्तान की कमजोरी के समय सुल्तानों के विद्रोह करने वाले जो राज्यपाल से दिल्ली की सत्ता को क्या था? खतरा था कि ये सोचते थे कि यदि राज्यपाल जो है हमसे विद्रोह कर दे तो वो दिल्ली की सत्ता क्या हो जाएगी? हमसे चली जाएगी। बाद में इसे गयासुद्दीन बलबन ने ले लिया, गयासुद्दीन बलबन ने ले लिया और अलाउद्दीन खिलजी और मोह के तहत इसका विस्तार किया गया। सुल्तानों ने इस सबसे पहले गैरीसन कस्बों को भीतरी इलाकों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भीतरी इलाकों को क्या कर लेते हैं? मजबूत कर लेते हैं। मजबूत करने का क्या कर लिया? लक्ष्य रख लिया था। तो हमने क्या देखा कि खराब मौसम, युद्ध विद्रोह के कारण पर संवाद नहीं हो पा रहा था और मंगोल जो थे अफगानिस्तान पर आक्रमण करे और इससे क्या था, दिल्ली की सत्ता जो थी उनकी नज़र में ये थी यदि मंगोल जो है अफगानिस्तान पर शासन करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में भी आ सकते हैं और सुल्तान की कमजोरी को पा करके वो क्या कर सकते हैं, हमारी सत्ता को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी।
तो ये खिलजी वंश का, ये हो गए तुगलक वंश का। कि जो ये लोग अभियान करते थे और जो ये लोग चढ़ाई करते थे अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, तो अभियानों के दौरान क्या था, गंगा जमुना दोआब में जंगलों को साफ किया गया। ठीक है, शिकारी और चरवाहों को उनके आवाज़ से हटा दिया गया। तो सबसे पहले क्या किया कि इन लोगों ने आंतरिक रूप से मजबूत होने का लक्ष्य रखा, और उन लक्ष्यों में क्या किया कि सबसे पहले ये गंगा जमुना के दोआब क्षेत्रों में गए, और जाने के बाद क्या किए कि जंगलों को साफ किए। साफ करने के बाद जो चरवाहा थे उनके आवाज़ को क्या कर दिए गए, हटा दिए। कृषि के लिए किसानों को भूमि दी गई। जो किसान थे उनको क्या दिया गया, भूमि दिया गया। और व्यापार मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किले, गैरिसन कस्बों की स्थापना की गई। किले का निर्माण किए कि अगर बाहरी लोग आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन किलों पर चढ़ाई करके, इन किलों पर चढ़कर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे शासन कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनसे युद्ध लड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी उनका पर्पज था। यहाँ पर देखा जाए तो जो ये शासक थे उन लोगों ने क्या किया है कि कृषि के लिए जो भी जंगल थे उनको काट करके, चरवाहा को हटा करके, शिकारियों को हटा करके कृषि योग्य बना दिया गया है, किसानों को दे दिया गया है, और किले और गैरिसन कस्बा ये है। सल्तनत ने बाहरी सीमांत दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं क्षेत्र विस्तार में शुरू किया। सल्तनत ने बाहरी सीमांत में विस्तार करना शुरू किया। धीरे धीरे सल्तनत जो था वो बाहरी क्षेत्रों में विस्तार, क्योंकि अंदर इंटरनल रूप से क्या करते, वो अपना कब्जा जमा चुके थे। सैन्य अभियान दक्षिणी भारत में शुरू हुआ। सैन्य अभियान कहाँ हुआ, दक्षिणी भारत में, और यह अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के और के साथ समाप्त हुआ। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसी के साथ समाप्त हो गया। सल्तनत की सेनाओं ने हाथियों, घोड़ों और दासों, कीमती धातुओं पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जो भी हाथी है, ये सेनाओं ने क्या किया, सल्तनत की सेनाओं ने हाथियों पर कब्जा किया, क्योंकि एक युद्ध में काम आ सकती थी। घोड़ों पर कब्जा किया, वो भी काम आ सकते थे। दासों पर कब्जा किया, वो दास क्या कर सकते थे कि इनके साथ मिलकर के काम कर सकते थे। कीमती धातुओं पर कब्जा किया, क्योंकि इससे क्या कर सकते थे, अपना वर्चस्व बढ़ा सकते थे। तो इस प्रकार से जो है जो सल्तनत के लोग थे, जो शासक थे, वो कहाँ कहाँ अभियान किए, तो दक्षिणी भारत में अभियान शुरू कर दिए। और यह अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी से शुरू हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक से समाप्त हो गया। साथ ही साथ जो है उन लोगों की किन लोगों पर कंट्रोल पाए, तो हाथियों को अपने कब्जे में लिया, घोड़ों को लिया, दासों को, कीमती धातुओं को अपने कब्जे में लिया। यहाँ पे देखिए जो चीज दिया हुआ है, ये घोड़ा, ठीक है ना, कीमती धातुएं और हाथी, ये सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पे देखेंगे 150 वर्षों के बाद क्या हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंत तक उनकी सेनाओं ने उपमहाद्वीप में प्रतिद्वंदी सेनाओं को हराना शुरू किया, और कई शहरों को किसानों से टैक्स लेना भी वसूल कर दिया था। जब 150 वर्ष बीत गए तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंत तक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से शुरू हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का अंत चल रहा था, तो उस समय उपमहाद्वीप में जो प्रतिद्वंदी थे, जो इनके कंपटीटर थे, तो उन सेनाओं को हराना शुरू कर दिए, और साथ ही साथ कई शहरों को क्या कर दिया, इन लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के विस्तार, गाइसन शासन साम्राज्य था। दिल्ली सुल्तानों के पास जो था एक विशाल राज्य थे। दिल्ली के सुल्तान चाहे तुर्की हो, बलबन हो, तुगलक हो, तो दिल्ली के सुल्तानों के पास जो था विशाल राज्य थे, और उन्हें विश्वसनीय राज्यपाल और प्रशासकों की आवश्यकता थी, क्योंकि ये लोग जो थे अपना अभियान के तहत जो थे अपना साम्राज्य फैला चुके थे। तो साम्राज्य फैला चुके थे, तो वहाँ पे वर्कर्स चाहिए थे, उनको काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो उन्हें विश्वसनीय राज्यपाल ढूंढने लगे। धीरे धीरे गवर्नर ढूंढने लगे, क्योंकि गवर्नर जो थे क्या कर सकते थे, राज्य करते। और उनके साथ जो था सेनापति चाहिए, उनके लिए शासक चाहिए, उनके लिए जो हाथी घोड़े चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, सैन्य अभियान चलाते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या होना चाहिए था, अच्छे सेनापति और गवर्नर होने की आवश्यकता थी।
इल्तुतमिश ने फारसी में बंदगन नामक सैन्य सेवा के लिए अपने विशेष दासों का समर्थन किया। उन्होंने इल्तुतमिश जो है बंदगन नामक शुरू किया, और बंदगन क्या था, तो एक सैन्य सेवा था, और यह सैन्य सेवा जो था अपने विशेष दास के लिए करना था। वे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, और साथ ही जो सुल्तान थे क्या क्या थे, तो राजनीतिक जो उनकी पॉलिसी थी, जो राजनीति थी, जो पॉलिटिकली थे, उनका कार्यालय जो था, ऑफिस जो था, वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। वेल हम कह सकते हैं वेल ट्रेंड थे, और चूंकि ये लोग जो थे मालिक पर भरोसा करते थे, इसलिए उनके सुल्तान द्वारा उन पर भरोसा किया जाता था। मतलब कह सकते हैं कि वे क्या थे, एक तरीके से वफादार हुआ करते थे। खिलजी और तुगलक दोनों ने बंदगी का इस्तेमाल किया और सेनापति और राज्यपाल नियुक्त किए। दास और मुवक्किल अपने स्वामी के प्रति वफादार होते थे। जो भी गुलाम होते थे, जो उन टाइम में इन लोगों के गुलाम होते थे, तो गुलाम कैसे थे, बिल्कुल वफादार होते थे, लेकिन उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। और देखिए कभी कभी क्या होता था कि उनके लिए बेटों से बढ़कर गुलाम होता था, क्योंकि गुलाम जो थे इनके से अपने राजा के प्रति, अपने सुल्तान के प्रति वफादार होते थे, लेकिन उत्तराधिकारियों के नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ है, तो उसका बेटा हुआ, तो ऐसा नहीं कि उसके बेटे के प्रति ये वफादार हो गए। ये दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक ही वफादार रहे, क्योंकि तो अब देखिए कह रहा है कि बेटों से बढ़कर गुलाम, क्योंकि जो सुल्तान थे, वह सुल्तान जो थे इन गुलामों को अपने बेटों से ज़्यादा मानते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पहले पास पोसा और आगे बढ़ाया, जिस गुलाम को हमने पहले पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी दुनिया में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि ये योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते थे। अब क्या कि नए सुल्तानों के पास नए लोग होते थे, जो नए नए सुल्तान आते थे उनके पास नए लोग, और पुराने लोगों को हटा देते थे। इससे ये पता चलता था, क्योंकि पुराने लोग जो थे उन सुल्तानों के राजघरानों के बारे में कई खुफिया चीज़ों को जानते थे, कई घटनाओं के बारे में जानते थे, या उन कह सकते हैं कि उनकी वीकनेस को भी जानते थे, उनके पावरफुल को भी जानते थे। तो इसलिए क्या होता था कि जब नए सुल्तान दिल्ली पर नए सुल्तान जो है अपने सिंहासन बैठते थे, तो पुराने लोगों को हटा देते थे। बहुत से लोगों को दिल्ली सुल्तान से परेशानी थी, क्योंकि वे निम्न आधार वाले लोगों को रखते थे, क्योंकि निम्न आधार वाले लोग क्या होते थे, वफादार हुआ करते थे, तो इसलिए जो थे ये निम्न लोगों को रखते थे। क्योंकि आज भी जो है आज भी देखा जाए तो आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी ऑफिसों के अंतर्गत जो है, जो गार्ड होते हैं या कुछ काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं, उनको क्या रखा जाता है, निम्न लोगों को ही रखा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वे वफादार होते हैं। तो फारसी तारीख ने दिल्ली सुल्तान की आलोचना की। खिलजी और तुगलक जैसे सुल्तानों ने सैन्य कमांडरों को राज्यपाल नियुक्त किया। जो अपने सैनिक कमांडर हुआ करते थे, उन्हीं कमांडरों को क्या नियुक्त कर दिए, राज्यपाल नियुक्त करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, मतलब शराब बनाने और बेचने वाला, जिसका नाम क्या था, अजीज़ खुमार। फिरोज हज़ाम नामक नाई है, मन का तब्बाख नामक बावर्ची है, और लड्ढा तथा फीरा नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया। और 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने नियुक्तियों को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था। तो हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है अजीज़ खुमार नाम को कलाल को एक व्यक्ति था, जो कि देखिए कितना है, निम्न है, क्योंकि वो शराब बनाता है और बेचने का काम करता है। एक नाई है जिसका नाम फिरोज हज़ाम है, और एक मनका कहने का मतलब जो है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, तो मन का तब्बाख,
होता है, तो मन का तबाह क्या है, तो मन का तबाह को क्या था, बावर्ची था। और उस बावर्ची को अपने दरबार में रखता है। उसके बाद लट्ठा और तकबीरों को रखता है, जो लोग क्या है, माली हैं। तो इनको क्या देता है, उच्च प्रशासनिक पद दे देता है, क्योंकि ये जानता था कि ये एकदम कम पढ़े लिखे लोग हैं और ये हमारे वफ़ादार रहेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो 14वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है इतिहास जीवनवर्णी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख अपने सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सुल्तान की क्या है, बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो चुकी है और यह नाश निश्चय ही है, क्योंकि ऐसे निम्न लोगों को क्या करते हैं, अपने उच्च पद देने शुरू कर दिए हैं। उनके द्वारा नियंत्रित भूमि को इक्ता कहा जाता था। जो सुल्तान थे, तो सुल्तान के द्वारा जो नियंत्रित भूमि थी, उनको क्या कहते थे, इक्ता कहते थे और इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। तो भूमि को इक्ता कहते थे और उस भूमि का जो देख-रेख करते थे, जो मालिक हुआ करते थे या जो संरक्षण थे, उसको हम क्या कहते थे, इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इक्तादार या मुक्ति कौन होते थे? इक्तादार या मुक्ति कौन होते थे? तो वो होते थे भूमि को नियंत्रित करने वाला। मुक्ति का कर्तव्य क्या था? तो देखिए, मुक्ति का कर्तव्य हुआ करता था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना और सैन्य अभियान के लिए तैयार रहना। मुक्ति और सैनिकों का वेतन जो था, मुक्ति और सैनिकों का वेतन राजस्व से निकाला जाता था। वे बहुत कुशलता से काम करते थे, क्योंकि उन्हें एक छोटी अवधि के लिए सौंपा गया था। तो कम समय के लिए रखा जाता था, जिसकी वजह से क्या करते थे, वो अपने कार्यों को बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही स्किलफुली करते थे। उन्हें उत्तराधिकारी और उनके कार्यालयों का उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे। ऐसा नहीं था कि यदि हम राज दरबार के अंतर्गत रख दिया गया है, तो मतलब ये उनके उत्तराधिकारी हो जाएँगे या उनके ऑफ़िस के उत्तराधिकारी होंगे। इस ऐसा नहीं होता था। इनको बहुत कम समय के लिए रखा जाता था और तो जब कम समय के लिए रखा जाता था, तो ये क्या होते थे, बहुत ही कुशलता के साथ काम करते थे, ईमानदारी के साथ काम करते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने भीतरी इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया और सामंत किसको बोलते हैं, सरदार को, जो अपने अधिकार के तहत काम करने के लिए मजबूर किया। स्थानीय सरदार को भी कर का भुगतान करना पड़ा। जो स्थानीय सरदार हुआ करते थे, उन लोग को भी ऐसा सोचते थे कि हम लोग क्या है, सामंत हैं, हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे। तो उनको इस प्रकार से मजबूर किया गया। इस प्रकार से सुल्तान जो है, दिल्ली के सुल्तान जो है, इस प्रकार से उनको मजबूर किए कि वो भी टैक्स पे करने के लिए मजबूर हो गए। 3 प्रकार की खेती होती थी। खराज, 3 प्रकार की खेती क्या है, खराज, किसानों की उपज का 50% लिया जाता था। तो खराज क्या है, किसान की उपज का 50% लेने को ही क्या कहते थे, खराज कहते थे। फिर मवेशियों पर और घरों पर लगाया जाता था। तो 3 प्रकार की खेती। बंगाल जैसे दूर के प्रांतों को दिल्ली ने नियंत्रित करना मुश्किल था और दक्षिणी भारत पर कब्जा करने के तुरंत बाद पूरा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। और यहाँ देखते हैं कि कर जो लिया जाता है, टैक्स जो लिया जाता था, पशुओं पर भी लिया जाता था, साथ ही साथ किसान की उपज का लिया जाता 50% और घरों पर भी टैक्स लिया जाता था। तो खराज क्या था, खराज पशु, किसान की उपज और घरों पर लिया जाने वाला क्या था, टैक्स था। कभी कभी क्या होता था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासक इन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे, लेकिन वे केवल थोड़े समय के लिए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण जो किया, किसके शासन में किया, किसके शासनकाल में किया, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक अपनी क्या करता था, सेना जुटा देता। अलाउद्दीन खिलजी रक्षा करना था। मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण और हमला करने का काम किया। अभी आप देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को के अफ्रीका देश जो है, मोरक्को से 14वीं शताब्दी से भारत आए। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आए। भारत आने वाले जो व्यक्ति हैं, वो कौन है, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी
चट्टानी उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों से में किले बनाकर रहते थे। जो सरदार हुआ तो करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे और कभी-कभी बाँस के झुरमुटों में भी रहा करते थे। भारत में बाँस पोला नहीं होता। भारत में जो बाँस होता है, पोला होने का मतलब क्या होता है, पतला और खोखला नहीं होता। वो क्या होता है, मोटा होता है और मजबूत होता है। यह बहुत बड़ा होता है और बाँस जो है एक प्रकार क्या होता है, घास होता है। इसके अलग-अलग हिस्से में आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर के बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में भी उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी में उपलब्ध रहता है, अर्थात वह एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के लिए बिना हराया नहीं जा सकता। वे सेनाएं जो थी, जंगल में घुस करके खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बाँस को काट डालती थी। उसके बाद अब हम आते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी का सल्तनत कैसा रहा। तो तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी राजवंशों ने 1526 तक दिल्ली में आगरा तक शासन किया। अपना आगरा तक क्या किया, शासन को फैला लिया। क्योंकि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत जैसे कई राज्य स्वतंत्र थे। उस समय जो था जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत और जो स्टेट था वो क्या था, बिल्कुल फ्री था। लेकिन तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंशों ने क्या किया, 1526 आते-आते जो है दिल्ली से आगरा तक अपना हिस्सा जो है फैला चुके थे, अपना पैर पसार चुके थे वो लोग। ये स्वतंत्र राज्य क्या थे, बहुत ही समृद्ध थे, ठीक ना, धन धान्य से परिपूर्ण थे, अनाजों से परिपूर्ण थे। तो नए शासक समूह यानी अफगान और राजपूत आए, क्योंकि इन लोगों का अब नज़र जो है धीरे धीरे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत वाले हिस्सों को पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, समृद्ध है। और देखिए आगे जो मुलाकात होगी वह होगी बहलोल लोदी, राणा प्रताप और सिख शासकों से होगा। कई राज्य छोटे थे, कई राज्य जो थे छोटे लेकिन शक्तिशाली थे। पूर्व में शेरशाह सूरी 1540 से लेकर के 1545 ने बिहार में अपना चाचा के लिए एक छोटे से क्षेत्र का प्रबंधन किया। मुगल सम्राट हुमायूं, ठीक ना, को हराया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इन्होंने 15 वर्ष तक शासन किया। दक्षता के लिए खिलजी से प्रशासन के तत्वों का उधार लिया। अकबर ने मुगल साम्राज्यों में शेरशाह के मॉडल का अनुसरण किया। जो अकबर था वह मुगल साम्राज्य में क्या किया कि देखा कि शेरशाह सूरी का मॉडल क्या है, ठीक ना, और उसने वही क्या किया, अनुसरण किया। देखिए यहाँ चलते हैं हम लोग, तो यहाँ देखने को ये मिलता है कि 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियाँ का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। 3 वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्ग के समाज विभाजन ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन में ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती है। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। जो योद्धा थे उनको क्या कहा गया, नाइट कहा गया। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता है और वो से ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में उपयोग करता है। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश किया जाती थी कि योद्धाओं की आपसी लड़ाई भिड़ाई में बुक करके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेजे जाए। मुसलमानों जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा किया, ईसाइयों ने यरूशलेम शहर पर क्या किया, कब्जा। और एक क्रूसेड क्या होता था, क्रूसेड जिसको धर्मयुद्ध कहा गया है, धर्मयुद्ध को क्रूसेड कहा गया है। पहले नाइटों की गिनती कुलोनों में होने होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं शताब्दी के जर्मनी में सदी में योद्धाओं ने दीनहीन अतीत को भुला दिया और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे, क्योंकि धर्म युद्ध नाइट जो था क्या थे, योद्धा हुआ करते थे। और युद्ध जो था, जो योद्धा थे वो बहुत ही साहसी के साथ जो है लड़ा करते थे और उनको बहुत ही प्रोत्साहन भी मिलता था या उनका प्रशंसा भी होता था। तो इससे लगता था कि नहीं, हमें भी क्या होना चाहिए, इस योद्धा के रूप में कार्य करना चाहिए। तो लास्टली क्या हुआ कि 12वीं सदी आते आते जो है कुलीन वर्ग के लोग भी क्या होने लगे, नाइट में शामिल होने लगे और नाइट कहलाना पसंद करने लगे।